हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो आइए आज हम लोग फिर से क्लास 8 की एनसीईआरटी में जो दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का, उसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कल हम लोगों ने यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो फिजिक्स में हम लोग का चैप्टर था उसमें हम लोग देखे थे बल। बल क्या होता है, बल के प्रकार क्या कौन होते हैं, बल से क्या स्थिति में परिवर्तन हो सकता है गति के या चाल के, या नहीं हो सकता है, कौन कौन से बल होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, बल क्या है, दाब क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग वर्णन किए थे। उसका विस्तृत रूप से व्याख्या हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे सरफेस जो फोर्स होता है उसके बारे में, यानी जो घर्षण बल है, जो मुख्य रूप से देखा जाए संपर्क बल भी कहा जा सकता है उसको, क्योंकि दो सतहों के मध्य लगता है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। और घर्षण बल के बाद जो चैप्टर हमारा आज होगा, जो फिजिक्स में जो एनसीईआरटी है क्लास 8 की साइंस की, उसमें हम लोग आज देखने का प्रयत्न करेंगे कौन सा चीज, साउंड, ध्वनि, जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, आपको पता भी होगा। तो ध्वनि के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ध्वनि के प्रकार पढ़ेंगे, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे ध्वनि जो है मीठा होता है, कैसे जो है वह कड़वा होता है, कैसे मोटा होता है, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जल्द से सभी लोग जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग जो है अपने क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए आइए। तो हम लोगों को पढ़ना है कौन सा बल, घर्षण बल। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है घर्षण बल। तो घर्षण बल पहले हम लोग देखेंगे कहते किसे हैं, क्या देखेंगे, घर्षण बल कहते किसे हैं। तो घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल दो सतहों के मध्य, दो सतह है, इसके मध्य जो लगने वाला बल होता है उसी को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। दो सतह का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये साइकिल है और ये सड़क है। तो ये साइकिल जो है, जो चल रही है, जो साइकिल है वो क्या हो रहा है, वो देखा जाए तो ये चल रही है जो साइकिल, ठीक है, ये जो साइकिल है ये चलती है तो कहाँ पे चलती है, सड़क पे या सतह पे। तो इसके जो टायर होते हैं, अब ऐसा नहीं कि केवल साइकिल, कोई भी चीज, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो दो जहाँ संपर्क होगा, संपर्क का मतलब कि ये सतह है इसका, इस पे चल रही है। अब आप देखे होंगे, या गेंद हो गया या साइकिल का चक्का हो गया, आप जैसे गांव में देखे होंगे खेल खेलते हैं एक बच्चे, वहां से भी प्रैक्टिकल देख सकते हैं इसका, कि सड़क पे क्या करता है एक बच्चा, जो टायर होता है उसको धक्का देता है, धक्का माने बल लगाता है, और बल लगाता है उसकी गति की दिशा की ओर, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, तेज भगता है। और वही उस पे फोर्स लगाना, इस चक्के पे फोर्स लगाना बंद कर दिया जाए, तो धीरे धीरे वह चलते 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 इसकी गति जो होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कम होते 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 एक स्थिति ऐसा आएगा कि यह चक्का क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो बल पूरा लगाया था, और बल लगाने के बाद जितना यह गति इसका होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, उसमें तो कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा। लेकिन यह क्या हो रहा है, वह रुक जा रहा है। इसका मतलब जरूर इस बल का, इसके गति का या इसके चाल का कोई दूसरा बल जो है वह क्या कर रहा होगा, विरोध कर रहा होगा। यानी विरोध का मतलब रोकने का प्रयास कर रहा होगा। अब रोकने का प्रयास कर रहा होगा, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बल वाले चैप्टर में कि जब गति के दिशा के विपरीत बल लगाया जाए, या बल लगाया जा रहा है उसके विपरीत दिशा में जब बल लगाया जाए, तो क्या होता है, गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी चाल घट जाती है। तो यहाँ पर भी वह साइकिल के चक्का, या जो चक्का जो चला रहा था लड़का, उसकी गति क्यों रुक गई, या क्यों वहां रुक गया चक्का, क्यों एक जगह जाके धीरे धीरे जाते जाते फिर रुक गया, क्योंकि जहां पे ये चल रहा था, जहां पे ये गति कर रहा था, ये जो सरफेस है, वहां पर उधर से का मतलब विपरीत दिशा से कोई फोर्स कार्य कर रहा था, जो इसके गति का विरोध कर रहा था, यानी इसके गति को रोकने का प्रयत्न कर रहा था। वही फोर्स कौन सा फोर्स था, घर्षण बल था। वही फोर्स कौन सा फोर्स था, घर्षण बल था। ठीक है, तो घर्षण बल किसे कहते हैं, तो दो सतहों के मध्य जो लगने वाला बल है। अब ये देखिए, इसमें सतह होना जरूरी है, सतह मतलब कि इसमें संपर्क होना जरूरी है। जब तक संपर्क नहीं होगा दो वस्तुओं के बीच में, तब तक यह घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, और करता क्या है, जहां पे बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में जो बल लगाया जाएगा वही क्या सा बल होगा,
घर्षण बल होगा। तो घर्षण बल कहते किसे हैं? दो सतहों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं कौन सा बल? घर्षण बल। तो उसी के बारे में बताया गया है कि बाएं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाएं दिशा में कार्य करता है, दाएं दिशा में अगर बल लगाएंगे तो घर्षण किधर करेगा? बाएं दिशा में क्या करेगा? कार्य करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिशा में अगर आप गति कर रहे हैं या जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में जो बल लगेगा वही कौन सा बल होगा? घर्षण बल होगा। लेकिन इसके लिए क्या होना जरूरी है? सरफेस होना जरूरी है। ठीक, अब देखिए, अब जैसे पुस्तक एक टेबल है और उस टेबल पे रख दिए, जैसे पुस्तक रखे हैं, ठीक है, और इसको आपने यहां से क्या कर दिया? यहां से फोर्स लगा दिया। अब फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ? यह इसके स्थिति में परिवर्तन हुआ, यह यहां तक आया, लेकिन आप देखेंगे कि इसके गति का कोई विरोध कर रहा था। अच्छा, इसका सीधा एग्जाम्पल आप एक और देख सकते हैं। जैसे बहुत ही प्लेन, वास्तव में तो शून्य घर्षण कहीं रहता नहीं है, ये चीज जान जाइएगा। ये पूरा प्लेन, जैसे मान लीजिए वर्षा का दिन होता है, वर्षा के दिन में देखे होंगे आप, एक कवक उग जाता है जो सड़कों पे, जैसे सड़कों के किनारे या देखे होंगे मिट्टी वाली जो सड़कें होती हैं वहां पे एक कवक जो होता है फंजाई, वो उगाता है, हरे रंग का जो शैवाल होता है उगाता है। अब जब हरे रंग का शैवाल उगाता है तो क्या होता है? घर्षण को कम कर देता है। अब घर्षण जब कम हो जाता है, तो जब घर्षण कम हो जाता है तो क्या होता है? तो उस पे आप जब चलने का प्रयत्न करते हैं तो आप चलते कैसे हैं? आप पृथ्वी पर चल कैसे पाते हैं? घर्षण के कारण। क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण दो सतहों के मध्य जो बल लगता है तो कौन सा बल है? घर्षण ही होता है। तो उस समय जब घर्षण नहीं लगता है तो देखते हैं आप एरोप्लेन बन जाएंगे। एरोप्लेन मैंने समझ रहा है ना, कि आपका पैर दोनों अगर पड़ेगा वहां पे उस मिट्टी पे जहां पे घर्षण नहीं है तो आप स्लिप करेंगे। ठीक है, उस स्थिति में जैसे बरसात के दिनों में गांव में आप देखे होंगे कि अगर जैसे आपका चप्पल है और चप्पल में नीचे गोटी नहीं लगा हुआ है, गोटी का मतलब ये हुआ कि वो उसमें घर्षण, जितना ज्यादा गोटी होगा उतना ज्यादा घर्षण होगा, और उसमें नहीं लगा हुआ। अब उसमें मिट्टी जो वाला जो सड़क है उस पर आप चलने का प्रयत्न कीजिए, जो भीगा हुआ बिल्कुल बारिश के पानी से, क्या होगा? आप स्लिप कर जाओगे। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि वहां घर्षण कम हो गया है। तो घर्षण क्या करेगा? रोकने का प्रयत्न करता है। ठीक वैसे ही सड़क पर देखिए, आप प्लेन सड़क जो है उस पर अच्छे से अपने साइकिल को, अपने व्हीकल को या अपने आप को चला पाते हैं, लेकिन वही खुरदरा सड़क हो वहां पे चला के देखिए क्या होगा? आपकी गति कम हो जाएगी। कारण क्या है? कि घर्षण वहां ज्यादा है। ठीक है, वैसे व्हीकल्स में देखे होंगे, व्हीकल्स में चक्के लगाए गए होते हैं, वो चक्के जब लगाए गए होते हैं तो उस चक्कों में देखिएगा कुछ अपना डिजाइन होता है जिसको गोटी कहा जाता है। तो जो डिजाइन्स होता है वो क्यों वैसे बनाए जाते हैं? कारण क्या है? उसका कारण यही है कि अगर वो डिजाइन्स नहीं होता तो घर्षण जो है कम हो जाता। अब जब घर्षण कम हो जाता तो क्या होता? वो स्लिप हो जाता, यानी चल नहीं पाता, गति नहीं कर पाता। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ये सारी चीजें। तो अब घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो आगे हम लोग देखेंगे। आगे चलिए, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। अब आगे देखिए, कमानीदार तुला देखे होंगे आप। यह तुला जो खासकर वजन किया जाता है मापने के लिए, एक गठरी सी बांध दी जाती है, इसमें लटका दिया जाता है। अब ये बताता है कि कितना, ये जहाँ पे इसका जो है मापांक जाता है ये बताता है कि कितना किलोग्राम का वो वस्तु है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कमानीदार तुला। तो कमानीदार तुला क्या है? ऐसी युक्ति है, ऐसी मशीन है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को क्या किया जाता है? मापा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? मापा जाता है। तो एक कुंडलित कमानी होती है, बल लगाने पर प्रयास होता है, और कमानी के इस प्रसार के माप के यहाँ पर मैंने बताया यह अंकित होता है, इस पे संकेत द्वारा बताता है। तो पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण क्या हो जाता है? ये जहां पे जाता है उतना ही प्राप्त हो जाता है, जितना बल लगाया गया। तो कमानीदार तुला क्या है? एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा वस्तु पर लगने वाले बल को क्या किया जाता है? मापा जाता है। आगे चलिए, अब घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ये मैंने बताया है कि दो पृष्ठ हैं, उसमें अनियमितता के कारण देखा जाए तो उसके कारण आने वाला जो है मुख्य रूप से तो वही घर्षण के जो उनके संपर्क जो आएगा, अनियमितता के कारण जब वो संपर्क में आ जाएंगे तभी क्या होगा? सरफेस फोर्स लगेगा, यानी घर्षण बल लगेगा। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे ये मुख्य रूप से, आप यहाँ ये मुख्य रूप से मान लीजिए मेज है और मेज पे पुस्तक रखा गया है। तो ये मेज और पुस्तक इन दोनों के बीच में क्या है? ये दोनों के बीच में क्या है? संपर्क है कि नहीं? संपर्क है। अब जब उसमें आप यहाँ से बल लगाएंगे, इस पुस्तक को यहाँ से ढकेल के यहाँ लेके जाएंगे, तो इसके विपरीत जो बल लगेगा घर्षण बल होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत ही चिकने होते हैं वहां घर्षण क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो यहाँ से तुरंत चला जाएगा, स्लिप हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि विपरीत दिशा में कोई बल जो है वह विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक। अब खुरदरा अगर रहता तो क्या होता, यहाँ पे पूरा खुरदरा खुरदरा रहता तो यहाँ पे पुस्तक रखा गया होता, ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा पृष्ठ, मान लीजिए ये पूरा जो पृष्ठ है वो खुरदरा रहता, ये जो पृष्ठ है ऐसे खुरदरा रहता, ये खुरदरा रहता। अब यहाँ पे पुस्तक रखा गया है, अब यहाँ से धकेलते आप तो ये पुस्तक कहाँ तक जाता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसी बल से ढकेला, लेकिन ये ज्यादा दूर क्यों नहीं गया? उसका कारण है कि इसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है खुरदरा होने के कारण, जिसको कहा जाता है घर्षण बल। तो घर्षण बल में आपने देखा ये दो चीजें तो आवश्यक है, एक विपरीत दिशा से लगेगा और दूसरा सरफेस होना, और सरफेस में दोनों संपर्क में हो, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो पृष्ठों पर अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है तो पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। मतलब पृष्ठ अगर खुरदरा ज्यादा होगा, खुरदरा अगर ज्यादा होगा, रफ ज्यादा होगा तो घर्षण की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और घर्षण की मात्रा जब ज्यादा होगी तो गति का विरोध भी ज्यादा होगा, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलिए, तो ये सारी चीजें हम पढ़े। अब देखिए, अगर कोई पिंड विरामावस्था से किसी बॉक्स को गतिशील अवस्था करना हो या किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना हो तो क्या होता है, तो देखे होंगे आप कि ऐसे वो नहीं सरक पाता है, लेकिन उसके नीचे जैसे मान लीजिए बॉक्स है, सपोज दैट दिस इज बॉक्स, अब इसके नीचे ऐसे लगा दिया जाता है, एक लकड़ी ऐसे लगा दिया गया, फिर इसके नीचे एक लकड़ी ऐसे लगा दिया गया, फिर एक लकड़ी यहाँ पे ऐसे लगा दिया गया, तो यहाँ पे ऐसे लगा दिया गया। अब इसको इसी पे क्या किया जाएगा, इसी पे ऐसे ढकेला जाएगा, जब बल लगाया जाएगा तो ये आगे की तरफ जाते चला जाएगा और फिर ये इसको आगे लगाता जाएगा, तो ये आसानी से सरकता चला जाता है। क्यों? क्योंकि घर्षण वहां पे कम हो जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें, तो विरामावस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना हो या किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो किसी रुकी हुई वस्तु को विरामा से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने वाले के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला स्थैतिक घर्षण की माप होती है। तो स्थैतिक घर्षण जो होता है वही उसकी माप है, ठीक ना। ये सारी चीजें देख लीजिए। इसके विपरीत अगर देखा जाए, किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप है। मतलब किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील अगर रखना है, किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। तो एक हो गया जो स्थैतिक बल से लगता है वह स्थैतिक घर्षण हो गया, जो उसको उसी स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है, और एक दूसरा जो हो गया वो सर्पी घर्षण हो गया, ठीक है। इसको देख लीजिए। अब देखेंगे, बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि फर्श के संपर्क के बिंदुओं में धस सके, इसलिए अचानक से क्या होता है, सरकने लगता है, जैसे मैंने बताया एग्जांपल। तो उस अतः सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो ये स्थैतिक घर्षण ज्यादा होता है और सर्पी घर्षण कम होता है, ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। घर्षण का लाभ भी है और हानि भी है। अगर घर्षण नहीं होता तो हम नहीं चल पाते, घर्षण नहीं होता तो पृथ्वी पर व्हीकल्स वगैरह सारी चीजें नहीं चल पाती, या कलपुर्जे जो है वो नहीं चल पाते। लेकिन इसकी हानियां भी है। हानियां क्या है कि घर्षण से जैसे टायर्स होते हैं, देखे होंगे, वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, जल्द ही घिस जाते हैं, या मशीनों के कलपुर्जे जो होते हैं वो जल्द ही घिस जाते हैं, या पुल्स जो बनाई गई होती हैं वो जल्द ही घिस जाते हैं। तो घिस जाने से तो हानि है कि उसको बार बार रिपेयर करना है, बदलना पड़ेगा, चक्का जो है वो भी घिस गया तो बदलना पड़ेगा, तभी तो चल पाएगा। तो उस सारी चीजें के लिए ये हानिकारक भी है, लेकिन ये लाभदायक भी है। लाभदायक क्या कि ये नहीं हो तो फिर ये क्या हो जाएगा, वह गति की अवस्था में हो पिंड तो गति की अवस्था में रहेगी, उस पर ब्रेक नहीं लग सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो घर्षण हानिकारक तो है परंतु अनिवार्य है। देखिए कैसे, यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। या श्यामपट्ट पर जब आप लिखते हैं तो क्या होता है, लिखते समय भी दो सतहों के बीच क्या लग रहा है, संपर्क पर लग रहा है, तो घर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तभी तो लिख रहा है। अगर ये संपर्क नहीं होता, यहाँ पे घर्षण नहीं होता तो नहीं लिखा पाता, सीधी सीधी बात है, ठीक। तो श्यामपट्ट पर लिखना हो, कलम से या पेंसिल से लिख रहे हैं जो आप, या चल रहे हैं, या सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच जो घर्षण नहीं होता तो वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी और न ही उसको रोका जा सकता था, अब मैंने बताया ही अभी, और न ही दिशा परिवर्तन की जा सकती थी, उसकी दिशा में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए घर्षण इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा चीज, यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी अगर घर्षण बल ना रहे तो। जैसे मैंने साइकिल वाला एग्जाम्पल दिया था। अब घर्षण बल समझिए कि न रहता, जैसे विपरीत दिशा में जो बल लगता है नहीं रहता, तो क्या चक्का जब आप चलाए एक बार तो क्या होता,
वो गति करता तो गति करता ही रहता, गति करता है, क्योंकि उसके गति का कोई विरोध नहीं करता, कोई बल विरोध नहीं करता। वह कौन सा बल है? संपर्क बल, तो वो घर्षण बल है। अगर विरोध नहीं करता तो उसकी गति कम नहीं होती, गति कम नहीं होती तो रुकता नहीं। वैसे गेंद पे भी लागू होता है। गेंद पर भी जब आप फेंकते हो तो जैसे चौका जाता है, सपोज दैट, तो जब चौका जाता है तो उसमें क्या होता है, जब धरती से यानी जो भूमि होती है उस पे से सपाट होकर गेंद जाती है, तो जब जाती है तो उससे पकड़, उन दोनों के बीच में क्या होगा? संपर्क बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा, तो उस गति का क्या करेगा? विरोध करता है, तो जाके रुक जाता है। वैसे गेंद भी नहीं रुक पाता, कोई भी चीज, कोई भी पिंड उठा लीजिए, नहीं रुकता। ठीक है, तो यहाँ वहां घर्षण ना हो तो वहां पे क्या होगा? आरंभ, अगर गति आरंभ करना कर दे, यानी अगर वह कोई पिंड गति करना आरंभ कर दे तो क्या हो जाएगा? घर्षण ना हो तो वह रुक ही नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। वैसे देखिए, दीवार में जब आप कील नहीं ठोक पाते, घर्षण नहीं रहता तो, या धागे में गांठ नहीं बांध पाते, और घर्षण के बिना कोई भवन का भी निर्माण नहीं हो पाता। ये सारी चीजें हैं। आगे अगर देखें हम लोग, इसके विपरीत हानि क्या है? तो हानि में देखें, घर्षण के कारण वस्तुएं क्या हो जाती हैं? घिस जाती हैं। मैंने बताया ही अभी, चाहे वो पेंच हो, वाल बेयरिंग हो, या जूते के सोल हो, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? घर्षण के कारण घिस जाती हैं। या रेलवे स्टेशन पर आप देखे होंगे जो पैदल जो सीढ़ियां लगी होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ये सारी चीजें, ये भी या घर्षण से। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आप देखिए, अगला पॉइंट है कि जब दो सतहों के मध्य ये लग रहा है, दो सतहों के मध्य, भले ही विपरीत लग रहा हो, लेकिन जब दो सतहों के मध्य लग रहा है तो संपर्क के कारण लग रहा होगा। जब संपर्क के कारण ये लग रहा है तो दोनों के बीच में जब संपर्क हो रहा होगा तभी तो लग रहा होगा। अब जब संपर्क होगा तो ये आवेशित होंगे कि नहीं आवेशित होंगे? बिल्कुल आवेशित होंगे। और जब ये आवेशित होंगे तो क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगा, सीधी सी बात है। तो यही कह रहा है कि घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अगर अपनी हथेलियों को तेजी से अगर एक दूसरे से रगड़िए तो क्या होता है? आवेशित हो जाते हैं। आवेशित होता है तो क्या निकलता है? इसमें से ऊष्मा निकलता है। तो घर्षण के कारण ये भी होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। वैसे जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह क्या होता है? आग पकड़ लेती है। ठीक, या फिर से देखे होंगे विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक अगर चलाया जाए, ज्यादा मिनट तक अगर चलाया, ज्यादा समय तक चला दिया जाए जो मिक्सर है, तो उसका जार जो होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें हानिकारक भी है। आगे देखिए, घर्षण को बढ़ाना या घटाया, यानी घर्षण को क्या बढ़ाया जा सकता है, क्या घटाया जा सकता है। तो मैंने बताया कि जैसे वह रुखरा पृष्ठ होगा, जितना ही ज्यादा रुखरा होगा उतना ही घर्षण बढ़ जाएगा, और जितना ही रुखरा पृष्ठ कम होगा यानी प्लेन होता जाएगा, वह घर्षण जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो प्लेन होगा तो घर्षण कम हो जाएगा, और रुखरा होगा तो घर्षण बढ़ जाएगा। अब घर्षण बढ़ जाएगा तो क्या होगा? गति का विरोध ज्यादा करेगा, तो वहां पे चाल कम हो जाएगी किसी पिंड अथवा किसी वस्तु की। और जहां पे प्लेन होगा वहां पर किसी पिंड अथवा किसी वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही इसमें कहा रहा है, स्वचालित वाहन तथा साइकिल की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जैसे ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक जो होता है, जो ब्रेक सोल्स होता है या ब्रेक होता है जो लगाया जाता है साइकिल्स में, कोई व्हीकल्स में, वो क्या करता है? घर्षण का ही तो कार्य करता है, रुकता है उससे। ठीक है, जानबूझ के वृद्धि किया जाता है तो उससे घर्षण में क्या होती है? वृद्धि करती है। जैसे आप देखिए, जब कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो वही क्या करता है? घर्षण के कारण रिम की गति को क्या कर देता है? रोक देता है। जो रिंग चलती रहती है उसी पे तो लगता है वो, और धीरे 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 उसको क्या करता है? रोक देता है, उसकी गति को प्रतिबंधित कर देता है, यानी घर्षण को बढ़ा देता है। ठीक है, और उसके बाद से पहिया गति करना बंद कर देते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। वैसे ही हाथों पर मिट्टी जब आप रगड़ेंगे, जैसे कबड्डी के खिलाड़ियों को देखे होंगे हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, तो हाथों पर मिट्टी क्यों रगड़ते हैं? ताकि अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी का मतलब जो विरोधी पार्टी का है, जो उसमें कबड्डी खेल रहा है, वो अच्छी तरह से उसको पकड़ ले, उसको अच्छी तरह से क्या कर ले? पकड़ ले, क्योंकि घर्षण ज्यादा होगा तो आसानी से पकड़ लेगा तो छूटेगा नहीं। ठीक, इसलिए करता है। वैसे व्यायाम करने वाला जो जिम्नेस्ट होता है, कौन? जिम्नेस्ट। ये सब आपके लिए फैक्ट है, ये सब लाइन फैक्ट है, एनसीईआरटी से फैक्ट है। तो जो जिम्नेस्ट होता है अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेता है। ठीक है, क्यों? ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ वो बना सके जिम करते समय। ठीक, तो ये सारी चीजों को याद रखेंगे। आगे चलिए, अगला देखिए, दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। अब किसी कार्य की दक्षता को बढ़ाना हो, गति को बढ़ाना हो तो घर्षण क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तभी तो बढ़ेगा उसकी गति। जैसे तेल, अब दक्षता कैसे बढ़ाया जाता है? जैसे आप देखे होंगे मोटर जो होता है, विद्युत मोटर, तो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है तो उससे जैसे आटा चक्की चलाई जाती है, या जो चावल चक्की या जो तेल जो होता है सरसों का, मस्टर्ड जो ऑयल होता है वो निकालने के लिए, तो जब वो चलता है उसके पट्टे पे चलता है और उसमें घर्षण ज्यादा हो तो क्या होगा? तुरंत घिस जाएगा, ज्यादा समय में घिस जाएगा, यानी बहुत कम ही समय में घिस जाएगा और चल नहीं पाएगा।
जैसे जाम जो होता है वैसे हो जाएगा। तो आप देखे होंगे उस पट्टे के नीचे और जो घूमता रहता है उसमें नीचे क्या लगाया जाता है, बेरिंग लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों लगाई जाती हैं, ताकि आसानी से उसके गति का विरोध ना हो, यानी घर्षण कम हो जाए। घर्षण कम हो जाए तो दक्षता बढ़ जाए, उसकी गति बढ़ जाए, इसीलिए तो किया जाता है। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है, तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट की किसी मशीन के गतिशील पुर्जे के बीच लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां इनकी एक पतली परत बन जाती है और जब बन जाती है तो सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं और घर्षण रहित हो जाता है वह क्षेत्र, और इसीलिए उसकी दक्षता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंत पाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, स्नेह कहते हैं। तो ये जो पदार्थ है जिसमें तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट ये सब, तो ये सब लगाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, स्नेहक कहा जाता है। स्नेहक कहा जाता है, जिससे घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। स्नेहक के रूप में क्या, तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अगर देखिए घर्षण कदापि पूर्ण, अब देखा जाए क्या कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां घर्षण बिल्कुल ही ना हो, बिल्कुल ही जीरो हो, या क्या कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां घर्षण बिल्कुल ही हाई हो? तो ये ऐसा स्पष्टतः नहीं हो सकता है। हाँ, जैसे हमने बताया कि बरसात के दिनों में मिट्टी वाले जो सड़कें होती हैं या मिट्टी वाला जो जगह होता है, जब ज़्यादा बारिश हो गया रहता है, वहाँ पे जो फंजाई हो गए होते हैं या आपके चप्पल में अगर गोटी वगैरह नहीं हो और तब आप जाते हो तो वहाँ पे मैंने बताया कि घर्षण रहित हो जाता है, क्षेत्र घर्षण कम हो जाता है। तो क्या करेंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आप आसान गिर जाएंगे, तुरंत गिर जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ कर जाओगे तो गिर जाएंगे। तो जो उसमें क्या होता है, उसमें घर्षण कम होता है, लेकिन इसका मतलब क्या, घर्षण जीरो हो जाता है? नहीं, घर्षण जीरो कभी नहीं होता है। तो वही ये कहा जा रहा है कि घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है और कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं हो सकती है। तो कोई भी पृष्ठ जब पूर्णतः चिकना नहीं हो सकती है तो क्या वह घर्षण पूरा का पूरा कम होगा? वहां पे नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है कि कोई पृष्ठ बिल्कुल ही चिकना है, बिल्कुल चिकना पृष्ठ है, तो वहां घर्षण ज्यादा होगा कि कम होगा? बिल्कुल ही घर्षण कम होगा या न के बराबर होगा। ठीक, दूसरा, अगर कोई पृष्ठ जो है वह बहुत ही ज्यादा खुरदरा है तो वहां घर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा, और वस्तु की गति का विरोध भी ज्यादा होगा, तो वस्तु की चाल और गति भी वहां पे क्या होगी? कम हो जाएगी। आ रहा है समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक कहते हैं। तो लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं? जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उस तरह की गति को प्रतिरोध करने वाला जो होता है उसको कहते हैं लोटनिक घर्षण। तो ये भी याद रखिएगा। लोटनिक घर्षण क्या करता है? लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटना करना सदैव आसान होता है। जैसे रोलर आप देखे होंगे, सामान खींचना सुविधाजनक होता है इसमें रोलर से, तो आप देखे होंगे लोटनिक जो घर्षण होगा वो सर्पी घर्षण से कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बाल बेरिंग के रूप में या लोटन के प्रतिस्थापन के रूप में, यानी ये जो बेरिंग आप देख रहे हैं ना, ये आप देखे होंगे, आपने देखा होगा, तो इसलिए इस लोटनिक का प्रयोग किया जाता है। क्यों? अब इसमें देखिए अंदर में छर्रा लगे होते हैं, ग्रीस लगा होता है। ठीक है, अब ये पंखा वाला है, पंखा वाला देखे होंगे, ये बेरिंग जो होता है, ठीक है, बेरिंग किया जाता है जो पंखा का, ये सारी चीजें, और ये जो है ये बेरिंग, ठीक है, ये पंखा की कुंडली है, ये बेयरिंग है, तो इसमें देखिए ग्रीस लगा हुआ है। अब ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोटनिक घर्षण काम करेगा। तो लोटनिक घर्षण हमेशा सर्पी घर्षण से कम होता है, यानी घर्षण की मात्रा कम होती है सीधे सीधे, तो ये आसानी से क्या करेगा? गति करता रहेगा, गति करता रहेगा। ठीक है, तो वैसे देखे होंगे छत के पंखे या साइकिल की जो धुरी होती है व्हीकल में, तो वो सारी चीजें बाल बेयरिंग का ही इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब उदाहरण किसके हैं? लोटनिक घर्षण का है, इसको याद रखिएगा। आगे चलिए, तरल घर्षण। तरल घर्षण क्या होता है? तो वायु के बारे में अगर आप देखें तो वायु क्या है? अत्यंत हल्की और विरल होती है, लेकिन देखा जाए तो वायु फिर भी इससे होकर गति करने वाली जो वस्तुएं होती हैं उसमें वायु घर्षण बल लगाती है। वायु क्या करती है? घर्षण बल लगाती है। जैसे पूरा ये वायुमंडल है, इसमें वायु है, विभिन्न गैसें हैं, तो विभिन्न गैसें हैं, तो ये कहने का मतलब इसका है कि वायु जो है वह भी घर्षण का काम करती है, मतलब वह भी जो पिंड होता है, जो वस्तुएं होती है, उसकी गति का विरोध करती है। जैसे एक महसूस कीजिए आप, जब बहुत ही तेज हवा चल रही हो और उस हवा के दिशा के विपरीत दिशा में आप अपने साइकिल को चलाने का प्रयास कीजिए, क्या होगा? आपकी गति ज्यादा होगी कि कम होगी? गति आपकी ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी।
अच्छा, जिधर जिस तरफ से साइकिल चल रहा हो उसी तरफ अगर हवा चल रहा है, उसी दिशा में चले तो क्या होगा, आपकी साइकिल की गति क्या हो जाएगी, लाजमी से ये बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कल ही हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि बल की दिशा में अगर बल लगाया जाए, बाह्य बल लगे, तो बल की मात्रा जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी गति की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज कहा रहा है कि वायु भी क्या करती है, घर्षण बल लगाती है। तो वायु जो घर्षण बल लगाती है उस प्रकार के घर्षण को क्या कहा जाता है, जो जल में लगता है या अन्य द्रव में भी लगता है, तो उस तरह के घर्षण बल को तरल घर्षण कहते हैं। तो इसी प्रकार देखा जाए जल अथवा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली, जैसे नाव है, नाव समुद्र में या नदियों में जब चलती है, तो जब नदी में नाव चलती है तो जो जल है और जो नाव है, इन दोनों के पृष्ठ के बीच संपर्क बल कार्य करेगा कि नहीं करेगा। देखिए मान लीजिए ये नाव है और ये जल है, तो जल और नाव, जैसे मान लीजिए ये जल है और यहाँ पे ये नाव है, ठीक है, ये आपका क्या है, नाव है। तो नाव जब है और ये क्या है, आपका जल है, तो इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे नाव होगी आपकी पानी में जो चल रही है, इन दोनों के बीच में मतलब आप देखें तो यह नाव और ये जल के बीच में संपर्क बल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। जब संपर्क बल लगेगा तो वहां पे नाव चल रही है और पानी की दिशा के विपरीत दिशा में अगर चल रही हो तो गति का विरोध होगा कि नहीं होगा, इसके लाजमी से होगा। जब गति का विरोध होगा तो क्या होगा, वह घर्षण बल के तरह कार्य करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। उसको घर्षण बल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, लाजिमी है कि कह सकते हैं उसको घर्षण बल। तो जब उसको घर्षण बल कहेंगे तो ये कहाँ पे हो रहा है, द्रव में हो रहा है कि कहाँ पे हो रहा है, तो द्रव में ही हो रहा है। इसका माध्यम क्या है, द्रव है, इसलिए इस तरह के घर्षण को हम क्या कहेंगे, तरल घर्षण कहेंगे। अब आया समझ में, इस तरह के घर्षण को हम क्या कहेंगे, तरल घर्षण कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो गैस और द्रव को एक ही नाम दिया गया है। तो यहाँ पे तरल घर्षण का मतलब गैस माध्यम में और विज्ञान में जैसे देखा जाए तो गैस माध्यम को भी और द्रव माध्यम को दोनों तरह से जो घर्षण लगता है, जैसे वायु भी जो घर्षण लगाती है या जो जल घर्षण लगाता है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, तरल घर्षण कहा जाता है। तो विज्ञान में ये माना गया। ठीक है, ये साइंस की एनसीईआरटी ये डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन है, तो ये आप जान सकते हैं सारी चीजों को। ठीक, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली जो वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं उस घर्षण को हम क्या कहेंगे, तो उस घर्षण को तरल घर्षण कहेंगे। क्या कहेंगे, तरल घर्षण कहेंगे। ठीक है, तो तरल घर्षण द्वारा, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को भी कर्षण भी कहते हैं। यानी तरलों द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसको तरल घर्षण कहा जाता है, या उसको कर्षण भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, कर्षण भी कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, कर्षण भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करती है। यानी उसकी सापेक्ष गति कैसी है, ये हम लोग अभी पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए कि यह नाव जो है चल रही है इस साइड और इसकी धारा की जो दिशा है वो इसके विपरीत है, तब लगेगा। लेकिन धारा की दिशा एक ही दिशा में है जिस दिशा में नाव चल रही है, तब तो नहीं लगेगा उस पर घर्षण। ये सारी चीजें, तो घर्षण बल वस्तु की आकृति, तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ये चीज, ये लाइन याद कर लीजिएगा कि घर्षण बल जो होता है वो वस्तु की आकृति कैसी है या तरल की प्रकृति कैसी है उस पर भी डिपेंडेबल होती है, उस पर भी निर्भर करती है। उसके अनुसार उस पे घर्षण का मान बढ़ सकता है, घर्षण का मान कम हो सकता है। किस पे, उस वस्तु की आकृति और उसकी प्रकृति पे। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। आगे चलिए, अगला है क्या कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर जो है देखा जाए तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का भी क्षय होता होगा कि नहीं होता होगा। जब तरल में गति कर रही है, घर्षण बल लग रहा है, तो ऊर्जा का भी क्षय होता होगा। जब गति का विरोध होता है तो गति कम होती है, तो ऊर्जा का भी ह्रास होता होगा। तो वस्तुओं में विशिष्ट आकृतियां उसमें दी जाती हैं। तो ये इसमें जो देखा जाए तो विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं, इसमें अगर देखें, या पक्षी जो पक्षियों में देखे होंगे या मछलियों में देखे होंगे, मुख्य रूप से पक्षी। अच्छा, पक्षियां जो उड़ती हैं वो कहाँ पे उड़ती हैं, वायु में, और मछलियां जो होती हैं वो कहाँ पे, वो आप देखे होंगे तरल में। और इन दोनों में जो घर्षण लगता है उसको क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा घर्षण, तरल घर्षण। तो दोनों में कौन सा घर्षण होता है, तरल घर्षण। और इसमें इसके संचरण के लिए विभिन्न, यानी एक मुख्य रूप से विशिष्ट आकृतियां होती हैं। जैसे मछलियों में धारा रेखी शरीर होता है,
जिसके कारण वो आसानी से तरल में क्या कर सकते हैं, गति कर सकती हैं। ठीक है, वैसे पक्षियों में वायुकोश होता है। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। जैसे ये देखिए जहाज, जैसे पक्षी है, इसी ये क्या वैसे ठीक है, वायुयान का भी ऐसे बनाया गया होता है, क्योंकि एक विशिष्ट आकृति जब होती है, जैसे हमने पढ़ा कौन सा, तरल घर्षण। तो तरल घर्षण में क्या होता है, जैसे मछली होती है, फिश होती है, वह नदी में जब चलती है तो आसानी से गति क्यों कर पाती है, क्योंकि वह तरल घर्षण को, यानी उसकी आकृति ऐसी है जो तरल घर्षण पर प्रभाव, उस पर क्या हो जाए, तरल घर्षण का प्रभाव क्या हो जाए, कम हो जाए। तरल घर्षण का प्रभाव क्या हो जाए, कम हो जाए। उस तरह की विशिष्ट आकृति उसे होती है। ठीक वैसे पक्षियों की भी विशिष्ट आकृति एक होती है, जिसके कारण वो आसानी से वायु में उड़ सकती हैं। ठीक वैसे ही जहाज में जो एयरप्लेन्स होते हैं उनकी आकृति बनाई जाती है, ताकि वो आसानी से वायु में क्या हो सके, उड़ सके। ठीक है, तो एक पॉइंट अब याद रखिए, जो घर्षण होता है वो संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो याद रखिएगा, सापेक्ष गति का विरोध करता है, हमने पहले बताया कि जो गति होती है उसका विरोध करता है, और ये दोनों पृष्ठों पे कार्य करता है, जहां से लगता है वह और जिस पे लगता है उस पर भी। ठीक है, तो दोनों पृष्ठों की प्रकृति पर भी निर्भर हो करता है ये सारी चीजें, और चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर चिकनेपन ज्यादा होगा तो घर्षण कम होगा, चिकनेपन कम होगा, खुरदरा ज्यादा होगा तो घर्षण जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला क्या है, घर्षण किस पे डिपेंडेबल होता है। तो दो पृष्ठ जो एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाए हैं उस पे डिपेंडेबल होता है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक वैसे देखा जाए एस्थेटिक जो घर्षण है वो तब कार्य करना आरंभ करता है जब किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति की अवस्था में लाने का प्रयत्न करते हैं। यानी एस्थेटिक घर्षण कब लगेगा, जैसे एस्थेटिक गति पढ़े होंगे आप, ठीक वैसे एस्थेटिक घर्षण है जब विराम से कोई वस्तु गति की अवस्था में आई। पहले वह कैसी थी, विराम अवस्था में थी, गति की अवस्था में नहीं थी, लेकिन जब विरामावस्था से गति अवस्था में आई तब उस पे जो घर्षण बल कार्य किया उस घर्षण को कहा जाएगा स्थैतिक घर्षण। उस घर्षण को क्या कहा जाएगा, स्थैतिक घर्षण कहा जाएगा। आगे देखिए सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण कब कार्य करता है, यह तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। जब अन्य वस्तु पर वह सर्पी गति करेगी तब जाके सर्पी घर्षण कार्य करेगा। और हमेशा याद रखिएगा सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोगों ने देखा है घर्षण से क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, ये सारी चीजें हम लोग देखे। ठीक है, स्नेहक लगा के घर्षण को कम किया जा सकता है, जैसे ग्रीस वगैरह हो गए, सारी चीजें लगा के। ठीक है, और लोटन जो करती है तो लोटनिक घर्षण वो भी होता है, ये सारी चीज भी हम लोग देखे। लोटनिक जो घर्षण होता है वो सर्पिक घर्षण से भी क्या होता है, कम होता है। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग देखें। तो सबसे कम कौन था, लोटनिक घर्षण, उससे ज्यादा सर्पी घर्षण, और उससे ज्यादा स्थैतिक। ठीक, याद रखिएगा। तो लोटनी, सर्पी, स्थैतिक। तो सबसे ज्यादा जो घर्षण होता है, देखा जाए सबसे ज्यादा जो घर्षण होता है वो स्थैतिक का होता है, सबसे कम लोटनी का होता है, उससे ज्यादा सर्पी, और उससे ज्यादा किसका, तो उससे ज्यादा होता है स्थैतिक का। ये याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे देखिए कई मशीनों वाल वेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है, अभी हम लोग पढ़े ही हैं। तरल में गति करने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको जो घर्षण होता है वो होता है तरल घर्षण, ये हम लोग पढ़ा। आगे देखिए ध्वनि। ध्वनि क्या होता है, साउंड क्या होता है, तो आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक स्टील का बर्तन लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, और एग्जाम्पल के तौर पे जब आप स्टील का बर्तन लेंगे और उस पर कुछ आप बल लगाइए या किसी वस्तु से बल लगाइए, उस पर जब बल लगाएंगे तो उस स्टील के जो बर्तन है जब उसमें कंपन होगा तो उसमें से आपको कुछ ध्वनि सुनाई देगी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, एक रेशम का रस्सी लीजिए, रेशम का रस्सी लीजिए और उसको बिल्कुल ही टाइट जो है तनाव करके उसको बांध दीजिए दोनों सिरों को, उसके दोनों सिरों को दोनों तरफ तनाव करके बांध दीजिए। ये दोनों सिरे हैं, दोनों तरफ तनाव करके मैंने बांध दिया। अब जब ये टाइट हो गया तो उसके बीच वाले भाग को थोड़ा सा आप बलपूर्वक उस पर टच कीजिए, बल लगाइए, थोड़ा सा ऐसे बल लगाइए। जब बल लगाएंगे तो आप देखेंगे उस रस्सी में कंपन आएगा, और जैसे वो रस्सी कंपन करेगी उसमें से कुछ ध्वनियां सुनाई देंगी आपको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि जब ध्वनि उत्पन्न होगी तो उसका कंडीशन पहला तो यही है कि वह उसमें क्या होगा, कंपन होगा। उसमें होगा क्या, कंपन, सीधी सीधी बात है। यानी बिना कंपन का ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा, लाजमी है। तो कंपन होगा तभी ध्वनि उत्पन्न होगा। तो
इसका मतलब कंपन को कहते क्या है, आवृत्ति कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है, जैसे तबला है तो तबला से आवाज कैसे आता है, जब उस पर फोर्स किया जाता है तो कंपन करता है तब। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपन करते हुए देख सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपन करते हुए हम नहीं देख पाते, लेकिन बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जैसे सितार है, तो सितार के जो तार होते हैं इसमें जब बल का प्रयोग आप करेंगे तो इसमें कंपन होता है तभी ये ध्वनि निकलता है। ठीक, वैसे बांसुरी में भी आप देखे होंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आगे देखिए। ध्वनि जो है वो कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, मैंने बताया है कंपित वस्तुओं द्वारा ही उत्पन्न होती है। अब किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली जो गति होती है उसी को कंपन कहते हैं। अब कंपन कहते किसे हैं, कोई वस्तु जो है वह अपनी माध्य स्थिति से, मान लीजिए इसकी माध्य स्थिति से, इस माध्य स्थिति से या ऊपर नीचे या आगे पीछे होगी यानी इधर उधर होगी, तभी उसको क्या कहा जाएगा, कंपन कहा जाएगा। यानी जो इसकी माध्य स्थिति है उससे अगर आगे पीछे हो रही है, उससे उसकी स्थिति अगर बदल रही है तो उसको क्या कहेंगे, कंपन कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। जब कसकर तानिक एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींच कर छोड़ते हैं तो क्या करता है, कंपन करता है कि नहीं करता है। इसका मतलब माध्य स्थिति से क्या हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ध्वनि उत्पन्न तब होती है, कंपन होती है, मैंने बताया है। अगर कंपन करना बंद कर दे तो क्या होगा, ध्वनि भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक, आगे देखिए। कुछ स्थिति में देखा जाए तो ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जहां कंपन बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते हैं। उनका आयाम इतना कम होता है कि उन्हें हम देख नहीं पाएंगे, तो कंपन को हम देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन बिना कंपन के, विदाउट कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, और कंपन को ही आवृत्ति कहा जाता है। इसीलिए आवृत्ति का मात्रक आप पढ़े होंगे, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार हो गया, उस तार को जब कर्षित करते हैं तो तार की ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई, आपको अभी बताया। ठीक है, आगे चलिए। वैसे मनुष्य जो होता है या मानव द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है वो कैसे होती है, तो आपको पता है कि मानव जो ध्वनि उत्पन्न करता है कहाँ से होता है, कंठ से होता है, यानी लैरिक्स जो होता है वहां से होता है। तो वही देखिए, जो वाक्य यंत्र है यानी लैरिक्स है, जिसे कंठ कहा जाता है, वहां से उत्पन्न होती है ध्वनि। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए और एक कठोर उभार को खोजिए जहां पे एक कंठ होता है। जब देखेंगे आप बोल रहे होंगे तो इसमें कुछ कंपन कर रहा होगा, और जब कंपन कर रहा है तभी क्या हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी चीज याद रखिएगा। तो वाक्य यंत्र क्या है, वाक्य यंत्र किसे कहते हैं, तो जो लैरिक्स होता है ना, कंठ होता है, जिससे आवाज निकलती है, जिससे ध्वनि निकलती है, जिससे मनुष्य बोलता है, वह क्या कहलाता है, वाक्य यंत्र कहलाता है। क्या होता है वो, वाक्य यंत्र होता है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये होता कहाँ है, श्वास नली के ठीक ऊपर होता है, याद रखिएगा। तो वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि बीच में वायु निकलने के लिए एक संकृत झिल्ली बनी होती है, वैसे बीच में वायु निकल जाता है। देखिए यही चीज है, यही वाक्य यंत्र है। ठीक, ये आपका कंठ हो गया और ये वाक्य यंत्र है, यहाँ बीच से ऐसा लगा होता है, इससे वायु निकल सकता है, और ये वाक्य अंग है बिल्कुल। अब इसमें जब कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, आगे देखिए। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं और इसे ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होने के लिए फेफड़े क्या करते हैं, वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होता है और तब जाके ध्वनि निकलता है। अब ध्वनि आप पूछेंगे तो ध्वनि तो निकलता है, ठीक है, ध्वनि तो सबका निकलता है, मतलब कोई जानवर हो उसका भी निकलता है, तो उसमें निकलता है, लेकिन वो तो हम लोगों के जैसे नहीं बोल पाता है, जैसे हम लोग बोल पा रहे हैं, शब्द का प्रयोग कर ले रहे हैं। तो उसका कारण आप पढ़े होंगे, जब आप हिंदी पढ़े होंगे तो उसमें जो हमारी जो दांत है या फिर से जो जिह्वा है, इसका रोल होता है, तालुका जो है उसका रोल होता है। ठीक है, ध्वनि को निकालने के लिए। तो वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है, और यही चीज होता है जो वाक तंतु बने, जो तने हुए और पतले भी होते हैं, और वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। तो ये तो हो गया ध्वनि निकलना, लेकिन आप पाएंगे ध्वनि तो निकलती है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की ध्वनि बहुत ही मोटी होती है, एक बार बोल देंगे दोबारा कोई नहीं बोलेगा, और बहुत लोगों की ध्वनि इतनी पतली होती है कि बहुत ही पतला होता है। ठीक है, जैसे शेर का देखा जाए, शेर की ध्वनि जो होती है मोटी होती है कि पतली होती है, मोटी होती है। वही मच्छर का देखा जाए, गाना सुनाता है कान में, तो वो क्या होता है, पतला होता है। ठीक, वैसे जो गर्ल्स होते हैं या वुमेन्स होते हैं उनकी जो ध्वनि होती है पतली होती है, लेकिन वही जो बॉयज होते हैं या जो मेन्स होते हैं उनकी ध्वनि कैसी होती है, मोटी होती है। उसका कारण क्या है, तो उसका जो कारण है वह ध्वनि के गुणता पर निर्भर करता है, तारत्व पर निर्भर करता है कि ध्वनि का तारत्व कितना है, ध्वनि का पिच कितना है। अब पिच आप देखे होंगे, जो सांस होता है उसमें होता है पिच। अब पिच जितना ही बढ़ाया जाता है वह ध्वनि उतना ही पतला निकलती है, और पिच जितना ही कम किया जाता है उतना ध्वनि वो क्या होता है, मोटा हो जाता है।
जैसे साउंड्स में माइक लेके आप प्रयोग करते होंगे तो वहां पे देखेंगे किसी कार्यक्रम में जब लगा होता है, कोई सिंगर वगैरह आता है गाना गाने के लिए, तो वहां पे करता क्या है, पिच बढ़ाओ पिच बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि पिच बढ़ाता है तो उसकी ध्वनि जो होती है पतली होती जाती है जब गाना गाना होता है उसको, तो और पिच जब कम करेगा तो वो ध्वनि मोटी होती जाएगी। तो ढोलक वाला जो होता है वो संभवतः क्या करते हैं, जो बेस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ध्वनि के तारत्व को, पिच को कम कर लेते हैं ताकि मोटा हो जाए, थोड़ा और सा बूम लगे वो। और जो हारमोनियम्स वाले होते हैं, जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट में जो आप देखेंगे हारमोनियम्स हो गया, गिटार हो गया, वो लोग क्या करते हैं अपनी ध्वनि को, पिच को कम करने के लिए बोलते हैं ताकि ध्वनि पतला हो जाए। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती हैं मुख्य रूप से। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। तो पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई कितनी होती है, याद रखिएगा लगभग 20 mm होती है, 20 मिलीमीटर होती है। और महिलाओं की इसकी लंबाई कितनी होती है, तो महिलाओं को याद रखिएगा लगभग 18 mm होती है। ठीक है, लगभग 18 mm होती है। ठीक, बच्चों के वाक तंतु बहुत ही छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियां जो होती हैं भिन्न भिन्न होती है। बच्चे की आवाज अलग होती है, महिला की अलग होती है, और जो पुरुष होता है उसकी आवाज अलग होती है। वाक तंतु की लंबाई पर डिपेंडेबल करता है। ठीक है, और पुरुष में कितना 20 mm होता है, ये याद रखिएगा। अब आगे देखिए, ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी बिना माध्यम के ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। प्रकाश को तो संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है, निर्वात में भी वो चल सकता है, हम लोग पढ़े भी थे। लेकिन ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम कौन हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, ये तीनों माध्यम है। तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए तभी जाके क्या होगा, ध्वनि संचरित होगा, अन्यथा ध्वनि संचरित नहीं होगी, सीधी सी बात है। यानी ठोस, द्रव या गैस, ये माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि संचरित नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि ठोस, द्रव, गैस में भी सबसे ज्यादा ध्वनि का संचरण किसमें होता है, तो ठोस में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में। ठीक, और जहां पे माध्यम ना हो, यानी ठोस, द्रव, गैस, माध्यम, तीनों में तीनों कोई माध्यम ना हो, तो वहां पे ध्वनि का संचरण नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, यदि आप गिलास में सारी वायु बाहर खींच पाते हैं तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद कर पाती है। इसका कारण है कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम चाहिए, ये सारी चीजें मैंने बताया। अब देखिए, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं, कान द्वारा ही सुना जाता है। मनुष्य कैसे सुनता है, कान से ही तो सुनता है। तो कान के बाहरी भाग की आवृत्ति जो होती है, आकृति होती है, कीप, जो फलन जो होती है, वो कीप जैसी आकृति होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो क्या होता है, यह नलिका से गुजरती है और एक सिरे पर पतली तनित झिल्ली से जो होती है, इसे कर्णपटा कहा जाता है, यानी ईयर ड्रम कहा जाता है, और यही महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इसके लिए क्या होता है, कर्णपटा का क्या कार्य है, तो आइए देखते हैं कर्णपटा का क्या कार्य है। देखिए, ये मनुष्य का कान है। अब ये मुख्य रूप से पतला चीज है और इसमें एक कीप होता है, ये कीप, इसी कीप की बात की जा रही है, कर्णपटा जिसको कहा जाता है। और उसके बाद से ये ध्वनि यहाँ से जाती है आंतरिक कान में और तब यहाँ पे हम लोग सुनते हैं। तो कर्णपटा एक तनिक रबड़ की सीट के समान होता है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एक रबड़ का सीट जो होता है फैला हुआ होता है, उसी जैसे समान, उसी के समान दिखाई दे रहा होगा। ध्वनि के कंपन कर्णपटा की कंपित करते हैं और कर्णपटा जो कंपनों का आंतर कण, इनर जो ईयर होता है, यानी आंतरिक जो कण होता है, ये आंतर मतलब कान है, यहाँ तक भेजता है। वहां से संकेतों को कहाँ भेजा जाता है, सीधे आपको पता है मस्तिष्क में भेजा जाता है और इस प्रकार ध्वनि को हम क्या करते हैं, सुनते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति। तो आवृत्ति तो वही है कंपन का, कि वह कंपन जब कर रहा है यानी अपने माध्यम से, अपने समय से, यानी अपनी स्थिति से कितना इधर उधर हो रहा है, वही उसका कंपन है। अब कंपन का आयाम क्या है और कंपन का आवर्तकाल क्या है, इसको देख लीजिए। तो किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है, ये मैंने पहले बताया। इस गति को दोलन गति भी कह सकते हैं आप, कि बार बार एक राउंड जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, यानी कंपन कर रहा है, तो उसको कंपन भी कहेंगे और दोलन भी कह सकते हैं, यानी दोलन गति भी कह सकते हैं। अब देखिए, प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति क्या है, एक सेकेंड में कितना बार एक कंपन कर रहा है, एक सेकेंड में कितना बार दोलन कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, इसका आवृत्ति कहलाएगा। यानी कोई पिंड, कोई वस्तु एक सेकेंड में कितना यह कंपन कर ले रहा है, कितना दोलन गति कर ले रहा है, वही उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी, वही उसकी आवृत्ति कहलाएगी। ठीक, तो आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, और इसका संकेत क्या है, एचजेड है। एक एचजेड आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है, यानी एक बार में, यानी मुख्य रूप से देखा जाए कि प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितना बार वो दोलन किया, कितना बार गति किया, कितना बार कंपन किया, वही क्या कहलाएगा, उसका आवृत्ति कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। उसको उसका आवृत्ति कहेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए,
जैसे कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 20 दोलन कर रही है, इसका मतलब उसका जो आवृत्ति है वो क्या है, 20 हर्ट्ज है। कितना है, 20 हर्ट्ज है। यानी वह 1 सेकंड में 20 बार कंपन कर ले रही है, 1 सेकंड में 20 बार दोलन कर ले रही है, तो वह क्या हो जाएगी, उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रबलता और तारत्व को देखिए। प्रबलता क्या होता है, तारत्व क्या होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं प्रबलता को, फिर तारत्व को समझेंगे। तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। उदाहरण के लिए देखें तो आयाम दुगुना हो जाएगा तो प्रबलता जो है 4 गुना हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, आयाम बढ़ता है ध्वनि का तो प्रबलता भी बढ़ता है। यानी उसके आयाम हमेशा जो प्रबलता होती है वह आयाम से ज्यादा होती है। ठीक है, तो दुगुना होती है, मतलब अगर देखा जाए आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। प्रबलता को, ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसको किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो समान श्वास लिया जाता है उसमें प्रबलता कितनी होती है ध्वनि की, 10 डेसिबल होती है। मंद फुसफुसाहट होता है उसमें 30 डेसिबल होती है। इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो याद कर सकते हैं बिल्कुल आप इसको। सामान्य बातचीत जब कोई व्यक्ति करता है तो ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है, 60 डेसिबल, 60 डेसिबल होता है। और व्यस्त यातायात जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, व्यस्त होता है, वहाँ पे 70 डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता होती है। औसत जो फैक्ट्रियां होती है वहाँ पे 80 डेसिबल होता है। ठीक है, 80 डेसिबल से अधिक प्रबल जो ध्वनि होती है उसको शोर कहा जाता है और शरीर के लिए कष्टदायक होता है और हानिकारक भी होता है, और इससे ध्वनि प्रदूषण हाई लेवल पे फैलती है। तो सामान्यतः 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से ज्यादा होगा तो हानिकारक होगा। बाकी 10 डेसिबल सामान्य श्वसन के लिए, मंद फुसफुसाहट के लिए क्या था 30 डेसिबल, 60 डेसिबल सामान्य बातचीत या वार्तालाप के लिए। व्यस्त यातायात जहाँ पे होता है वहां पे जो ध्वनि का प्रबलता होता है वो 70 डेसिबल होता है। औसत जो फैक्ट्रियां होती हैं वहां पे 80 डेसिबल ध्वनि की प्रबलता होती है। आगे देखिए, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करता है। अभी हम लोगों ने देखा, जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा जब ध्वनि प्रबल जो होता है, ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो और अधिक क्या होती है, प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। आयाम कम हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो ध्वनि क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। ठीक है, ये याद देख लीजिए। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तरत्व को निर्धारित करती है। आवृत्ति जैसे हम लोग पढ़े कि 1 सेकंड में कितना बार कोई पिंड, कोई वस्तु कंपन कर ले रहा है, दोलन कर ले रहा है, वही उसकी आवृत्ति कहलाएगी। और यही आवृत्ति क्या करती है, तो आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तरत्व को निर्धारित करती है कि ध्वनि की आवृत्ति कितना ज्यादा है। जिस ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा होगी उसमें तरत्व उतना ही ज्यादा होगा। अब कहेंगे कैसे, तो आप देखे होंगे कहा जाता है कि महिलाएं जो होती हैं या लड़कियां जो होती हैं उनकी आवाज में आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण तरत्व भी ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे गांव में लोग कहते हैं चाइन होते हैं सब ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो महिलाएं होती हैं या जो फीमेल्स वर्ग के लोग होते हैं या जो गर्ल्स होती हैं उनकी तरत्व ज्यादा होती है, और तरत्व ज्यादा होने के कारण आवृत्ति भी ज्यादा होगी। तो यहाँ से एक आपको कोरिलेशन मिल गया कि आवृत्ति ज्यादा होगी तो तरत्व ज्यादा होगी, और तरत्व ज्यादा होगी तो ध्वनि पतली होगी। इसका मतलब ध्वनि के पतला होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तारत्व हाई, तारत्व पिच यानी तारत्व ज्यादा होना चाहिए, और साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होना चाहिए। तो पूछा जाए कि महिलाओं की ध्वनि की आवृत्ति कम होती है कि ज्यादा होती है, तो ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि तारत्व भी ज्यादा होता है। क्यों तारत्व ज्यादा होता है, क्योंकि आवाज उनका पतला होता है। वही पुरुषों में पूछा जाए कि पुरुषों की तारत्व या पुरुषों की आवाज की या ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा होती है कम होती है, तो आवृत्ति कम होती है। आवृत्ति कम होती है तो क्या होता है, आवृत्ति कम होने के कारण तारत्व भी कम होता है, और तारत्व कम होता है तो क्या होता है, आवाज मोटा होता है। वैसे शेर के बारे में और मच्छर के बारे में एग्जामिनर्स पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, तो उसमें आप देख सकते हैं जो शेर का आवाज होता है मोटा होता है, तो मोटा होता है तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। आवृत्ति कम होगी तो क्या कम होगा, तारत्व भी कम होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप कोरिलेशन इसका बैठा सकते हैं आप। आगे देखिए, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कह सकते हैं ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कह सकते हैं ध्वनि का तारत्व कम है। ये मैंने बताया है। तो आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि जो है वो तीखी होती है, और कंपन की आवृत्ति कम होती है तो तारत्व भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और तारत्व कम हो जाएगा तो आवाज क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो हम लोगों का आवाज भले मोटा होता है, पुरुषों का आवाज भले मोटा होता है, ठीक है, लेकिन कारण क्या है, देखिए आवृत्ति कम होती है और तारत्व भी हम लोगों का कम होता है। तो आवृत्ति भी कम होती है और तारत्व भी कम होता है, इसलिए हम लोगों का आवाज मोटा होता है लेकिन तीखा नहीं होता है ध्वनि। वही गर्ल्स की देखिए,
और मीन्स की देखिए इनकी आवृत्ति अधिक होती है, तो आवृत्ति अधिक होती है तो तरत्व भी अधिक होता है, और तरत्व अधिक होता है तो ध्वनि तीखा होता है। भले वो अलग बात है कि पतला आवाज निकलता है, लेकिन ध्वनि सबसे ज्यादा तीखा होता है। अब आप समझ ही रहे होंगे। चलिए आगे चला जाए। अगला क्या है, उदाहरण के लिए देखिए, ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर देखा जाए तो सीटी की आवृत्ति अधिक होती है। क्यों? क्योंकि तारत्व उसमें अधिक होता है, कंपन भी ज्यादा होता है, तो ज्यादा दूर तक उसकी आवाज आती है। वैसे देखा जाए शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है, नहीं कम होता है, तो शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है यदि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। ठीक है, ऐसा है। वैसे बच्चे की देखा जाए तो बच्चे की आवाज की आवृत्ति वयस्क की आवाज की आवृत्ति से अधिक है। ठीक, वैसे महिला देखा जाए, एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। मैंने अभी बताया अधिक तीखी होती है। महिला की आवाज की आवृत्ति ज्यादा होती है, तरत्व ज्यादा होती है, आवाज पतली होती है, इसलिए अधिक तीखी होती है। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे चलिए। अगला पॉइंट क्या है, श्रव्य या अश्रव्य ध्वनियां, यानी कौन ऐसी ध्वनि है जो सुनी जा सकती है और कौन ऐसी ध्वनि है जो मनुष्य के कानों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। उसके आधार पर ध्वनि को दो भागों में बांटा गया है, एक श्रव्य ध्वनि, एक अश्रव्य ध्वनि। तो श्रव्य ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस आवृत्ति की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, वो श्रव्य ध्वनि होती है। और जिस आवृत्ति की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं या नहीं सुन पाते हैं, वह अश्रव्य, हमारे लिए अश्रव्य ध्वनि होती है। ठीक है, तो देखिए 20 कंपन प्रति सेकंड मतलब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनियां होती है मानव कान नहीं सुन सकता। इसका मतलब कितना से कितना तक, तो 0 से 20 हर्ट्ज तक, ये आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। ठीक है, तो 0 से 20 हर्ट्ज तक जो आवृत्ति की ध्वनियां होती हैं उसको ही, उस तरह की जो ध्वनि होती है उस तरह की ध्वनि को क्या कहते हैं, अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अश्रव्य यानी मनुष्य का कान इस तरह की ध्वनि जिसका परिसर यानी जिसकी आवृत्ति जो है 0 से 20 हर्ट्ज के बीच हो, उसको मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है, मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है। ठीक है, अश्रव्य ध्वनि है। तो हम कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है, तो इसी को क्या कहते हैं, अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक ध्वनियां, आवृत्ति की ध्वनियां जो होती है मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होते हैं। तो मानव के कान के द्वारा हम लोग देखें 3 तरह की ध्वनि हम लोग 3 वर्ग में बांट लें। पहले आवृत्ति के आधार पे, किसके आधार पे, आवृत्ति के आधार पे। तो एक होता है श्रव्य, एक होता है अश्रव्य, या ऐसे लिख लीजिए, एक होता है अश्रव्य, एक होता है श्रव्य और एक होता है पाराश्रव्य। अब जो अश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं, कौन सी, अश्रव्य, इसमें 0 से 20 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, 0 से 20 हर्ट्ज। तो 0 से 20 हर्ट्ज है, तो ये अश्रव्य जो है, ह्यूमन जो है वह नहीं सुन सकता, मनुष्य नहीं सुन सकता। इस तरंग को मनुष्य, इस तरंग की आवृत्ति को मनुष्य नहीं सुन सकता। ध्वनि कैसी है, हाँ अनुदैर्घ्य तरंग है, देख लीजिएगा, ध्वनि अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य है। ठीक है, तो ह्यूमन नहीं सुन सकता। अब श्रव्य बाद में देखेंगे। आगे देखिए 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज को ही कहीं कहीं आपको दे देगा 20 किलो हर्ट्ज। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज में, 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, तो 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होता है, तो 20,000 हर्ट्ज में कितना होगा, 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। इससे अधिक की ध्वनियां यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनियां है, इसको भी ह्यूमन यानी मनुष्य जो है वो नहीं सुन सकता है। तो दो तो मनुष्य नहीं सुनेगा, तो बच गया कौन, तीसरा। अब तीसरा कहां से कहां, यहाँ तो 20 हर्ट्ज, यहाँ 20,000 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 जो हर्ट्ज है यहाँ के बीच, यानी सीधे सीधे हम कहें तो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज भी इसको कह सकते हैं। इसके बीच की ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, जो आवृत्ति, इस बीच की जो आवृत्ति की जो ध्वनि होती है, उसी ध्वनि को हम सुन सकते हैं, यानी ह्यूमन सुन सकता है। इसीलिए इस तरह की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब आया समझ में, इस तरह की ध्वनि को कौन सा कहते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। ठीक, तो यही हमने बताया यहाँ पे। तो मानव कान कहाँ से कहाँ तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक लगभग आवृत्ति का परिसर जो होता है
वह मानव के कान को जो है के लिए है, यानी मानव का कान सुन सकता है, यानी 20 हर्ट्ज से देखा जाए तो 20 किलो हर्ट्ज तक, ये मैंने बताया अभी आपको। अब आप कहेंगे तब दो को जो ये बचा था, ये तो मान लिए हम कि हाँ ह्यूमन यही सुन सकता है, ये हमने माना कि ह्यूमन यही सुन सकता है। तो जो है दोनों थे, ये दोनों जो श्रव्य है, अश्रव्य है, जो पराश्रव्य है, इसको कौन सुनता है? इसको कौन सुनता है? तो इसको सुनने के लिए कुछ जीव जंतु हैं, सुनते हैं। जैसे पराश्रव्य में जो आप देखे होंगे चमगादड़, चमगादड़ उत्पन्न करता है, कुछ चूहे जो है वो भी उत्पन्न करते हैं। मधुमक्खियां जो होती हैं, मधुमक्खियां यह और श्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं, और पराश्रव्य को चमगादड़। ठीक है, कौन? चमगादड़। तो इसको याद रखिएगा। तो आगे देखिए, तो वही कहा जा रहा है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि की आवृत्तियों को, आवृत्त ध्वनियों को भी सुन सकते हैं कुछ जंतु। जैसे कुत्तों में क्षमता होती है, तो कुत्ते जो है, कुत्ते भी सुन सकते हैं पराश्रव्य ध्वनि को। एक तो हो गया चमगादड़, और दूसरा क्या हो गया, जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, वो भी पराश्रव्य ध्वनि तरंग को सुन सकते हैं, अर्थात 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, तो कह रहा है पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, पुलिसकर्मी यही काम करते हैं। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड्स जो होता है उपकरण, ये आप जानते होंगे, अल्ट्रासाउंड्स का प्रयोग किया जा रहा है आजकल ज़्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में। अनेक समस्याओं, अनुसंधानों और निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं, यानी पराश्रव्य के रूप में। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्या है, अगला है शोर या संगीत। शोर क्या है और संगीत क्या है, इसको देख लीजिए। तो शोर और संगीत क्या है, तो देखिए ऐसी ध्वनि जो अप्रिय हो। अप्रिय कौन होगी? जो 80 डेसिबल से, जिसकी प्रबलता 80 डेसिबल से अधिक हो। अब ध्वनि की प्रबलता को ही तो मापा जाता है डेसिबल में, तो ऐसी ध्वनि जिसकी प्रबलता 80 डेसिबल से अधिक हो, वह कर्ण के लिए प्रिय नहीं होती है, यानी कानों के लिए प्रिय नहीं होती है। उस तरह की ध्वनि को शोर कहते हैं। उस तरह की ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। वही दूसरी ओर देखेंगे, वाद्य यंत्र की ध्वनियों को आनंद लेते हैं आप, तो सुस्वर जो ध्वनियां, वह ध्वनि होती है जो कानों को सुखद लगती हैं। जैसे हारमोनियम जो संगीत लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो स्वर होते हैं एक दूसरे पे जो है क्या करते हैं, एक दूसरे की आवृत्तियां उनकी मिल जाती हैं। ठीक है, तो हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो होता है सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि है उसको भी सुस्वर ध्वनि कहते हैं। लेकिन संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, ध्वनि प्रदूषण। अगला पॉइंट अब हमारा क्या है? हाँ, ध्वनि प्रदूषण पर देखिए, तो वायु में अवांछित गैस या कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। ठीक वैसे ही वातावरण में अत्यधिक जो ध्वनियां हो जाती हैं उसको क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण। अत्यधिक अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। अब इसका हानि भी है, ध्वनि प्रदूषण का बहुत ज्यादा हानि है। जैसे स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी गांव में कोई विद्यार्थी है, कोई परीक्षार्थी है, कहीं पर भी, गांव या कहीं शहर में ही कोई परीक्षार्थी है, वो अपने पेपर्स की तैयारी कर रहा है, एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, और उसके आसपास या 10-20 मीटर दूरी पे या 100 मीटर दूरी पे फुल साउंड्स में डीजे बजा रहा है रात भर, दिन भर। अब बताइए उसका मस्तिष्क कितना काम करेगा कि वो अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर ले? नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, जैसे बीमार है, और वहां पे डीजे बजाया जाए तो कैसे होगा? तीसरा चीज कि जैसे हार्ट अटैक की जो बीमारियां हैं, बहुत सारे लोगों को आजकल देख ही रहे हैं, उसमें कोई व्यक्ति उससे मतलब उस बीमारी का दवा उसको चल रहा हो, और डीजे आप देखते हैं कि एक जो घर है वो भी कंपन करने लगता है। उस स्थिति में कितनी हानियां हो सकती हैं। ठीक, लेकिन लोग समझते नहीं है। पहली बात तो ये है, बिना जो है स्पीकर का या बिना जो है माइक का, बिना डीजे का काम होने वाला नहीं है आजकल। बजना है। ठीक, वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें, हानियां क्या है? तो परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बन सकती है। अनिद्रा, अति तनाव, ज्यादा ऐसे अनिद्रा होती है, अति तनाव होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, चिंता, अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ये ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो लगातार प्रबल ध्वनि, जैसे आप कभी ट्रैफिक में गए होंगे और 2-3 घंटा ट्रैफिक में आप फंसी है, देखिए आपके मस्तिष्क का क्या हाल होता है, बिल्कुल चिड़चिड़ापन हो जाता है। ठीक है, उसका कारण क्या है? ये पॉल्यूशंस, जो साउंड्स पॉल्यूशंस होता है। ठीक, यही है।
तो ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता क्या हो जाती है, अस्थायी अस्थायी रूप से भी कम हो सकती है। अब आप देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। एक तो वायुयानों के इंजन जो है, या यातायात के जो वाहन है, या औद्योगिक मशीनें जो है, या घरेलू जो उपकरण है, उनमें रवसामक युक्तियां यानी साइलेंसर जो होता है उसको लगवा देना चाहिए। उसके लगवाने से ध्वनि का प्रदूषण थोड़ा सा कम होता है। फिर अलग अलग बहुत सारे क्रियाकलाप हैं उसको करना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए, या सड़क या भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, इससे भी ध्वनि प्रदूषण कम होता है। ठीक है, पेड़ लगाने से भी कम होता है। ठीक है, या स्वचालित वाहनों के जो हार्न का उपयोग होता है वो कम से कम करना चाहिए, विषम स्थिति में करना चाहिए। ठीक है, इसलिए अब आगे देखिए श्रवण क्षति। श्रवण क्षति क्या है, माने सुनने में कमी हो जाए। श्रवण क्षति क्या है, सुनने में कमी हो जाए। तो देखिए, एक तो जन्म से ही कुछ लोग जो होते हैं कान में बीमारी हो गई है तो नहीं सुन पाएंगे, कुछ लोग बाद में। तो उसके लिए क्या है, तो आजकल मशीनें चल गई हैं, और मशीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसके द्वारा ठीक वही प्रोसेस के द्वारा उनको ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, बैटरी लगा होता है, इलेक्ट्रिक होती है। आगे देखिए, तो ध्वनि कंपन करती है, वस्तु उत्पन्न करती है, सारी चीजें हम लोग पढ़े, अभी पीछे पढ़े हैं, आवृत्ति वे सारी चीजें पढ़े हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा कि सड़क के किनारे अन्य स्थान पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण क्या हो सकता है, कम हो सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा क्लास 8 की जो ध्वनि से संबंधित टॉपिक था एनसीईआरटी में, वो हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया। और बहुत सारे वनडे एग्जाम से लेकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देखे भी होंगे। ठीक है, और जो लोग पहली बार होंगे वो लोग पीवाईक्यू देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आप पहली बार भी जुड़े होंगे तब भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।